Question 34th. A loop made up of straight edges has 6 corners: A 0 0 0, B L 0 0, C L L 0, D 0 L 0 and so on so forth. तो मैं points plot कर दूंगा. A magnetic field B bar equal to B 0 I cap plus K cap Tesla is present in the region. The flux passing through the loop A B C D E F A is. सबसे पहले most important thing is to draw the figure here, क्योंकि जब तक आपको डायग्राम नहीं समझेगा तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा. मान लेते हैं ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है एंड हियर वी हैव z एक्सिस. तो ओरिएंटेशन एक्सिस को कहाँ रखना है वो हमारे ऊपर होता है. x y z. एक एक करके पॉइंट में देख लेते हैं. ए पॉइंट जो है वो ओरिजिन पे है 0 0 0. बी पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस पे है, मतलब समवेयर ओवर हियर L 0 0, मतलब ए बी लेंथ आपका हो गया L. सी पॉइंट जो है वो एक्स वाई प्लेन में है, मतलब समवेयर ओवर हियर. लेट अस से ये सी पॉइंट है L L 0. एक्स और वाई की वैल्यू L L और z की एक्सिस वैल्यू जो आएगी वो 0 है. फिर 0 L 0, मतलब D पॉइंट जो है वो y एक्सिस पे है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू L, z की वैल्यू 0. ओके, देन यू हैव E पॉइंट 0 L L, मतलब yz प्लेन में, मतलब x की वैल्यू जो आएगी वो 0 आएगी. तो ये E पॉइंट आ गया आपका 0 L L. ये E पॉइंट है आपका 0 L L. फिर आपके पास एक पॉइंट है F ओवर हियर which is 0 0 L. Okay, so आप अगर देखोगे तो ये लूप ऐसा है आपका A से B, B से C, C से D, ओके, D से E, E से F. तो थोड़ा सा ये इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा एनीवेज. तो व्हाट आई विल डू इज मैं यहाँ ले लूँगा, थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं. ये E पॉइंट है, E से F. So E to F you have like this and then F to A. क्योंकि ऐसा लूप बोला है, उन्होंने मेंशन किया है, they have mentioned this. So this is E over here. तो ऐसा है, right? और मैग्नेटिक फील्ड जो है that is B0 I cap plus K cap. Now आपको फ्लक्स पूछा है, इस लूप में से फ्लक्स कितना, किस लूप में से, तो इस लूप में से. So this is the loop they're talking about. A B C D E F A. तो इस लूप में से कितना फ्लक्स पास होगा ये आपसे पूछा है. So this is something like this. You have to understand that this is the loop. इस लूप में से कितना फ्लक्स है. तो now आपको फ्लक्स तो पता है, फ्लक्स इज b बार डॉट a बार, हमको पता तो है. पहले a बार देख लेंगे. तो अगर मैं पहले a b c d की बात कर लेता हूँ, इफ आई टॉक अबाउट a b c d, इस सरफेस की बात कर लेते हैं. इफ आई से दिस सरफेस a b c d, इसको ये जो एरिया है, इस एरिया का डायरेक्शन कहाँ होगा आपको पता है. किसी भी सरफेस पे आप जब नॉर्मल ड्रॉ करते हो तो वो नॉर्मल आपको एरिया का डायरेक्शन देता है. तो सबसे पहले हम लोग एरिया वेक्टर ऑफ एबीसी देख लेंगे. सो एरिया वेक्टर ऑफ ए बी सी डी, ये आएगा आपका एरिया वेक्टर. ये एल है, उसके बाद ये एल है, तो एरिया तो एल स्क्वायर आ गया, राइट, क्योंकि साइड स्क्वायर आपका होता है ना. व्हाट इज एरिया, एरिया इज साइड स्क्वायर. तो ये आपका एरिया तो एल स्क्वायर आ गया, एल इंटू एल, लेकिन इसका डायरेक्शन होगा के कैप. तो ये आएगा एल स्क्वायर के कैप. क्यों एल स्क्वायर के कैप? इजी है,
क्योंकि ये ए बी सी डी जो साइड है, ये ए बी सी डी साइड ये एक्स वाई प्लेन में है, दिस इज एन एक्स वाई प्लेन। तो इसका जो एरिया वेक्टर आएगा वो अलोंग आपको मिलेगा अलोंग जेड एक्सिस। तो क्योंकि एक्स वाई प्लेन, यू हैव टू इमेजिन, अगर एक्स वाई प्लेन है तो हाउ डू यू फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ एरिया? आप उस प्लेन को नॉर्मल ड्रॉ करते हो। अगर प्लेन एक्स वाई में है, वो एरिया एक्स वाई में है, तो उसको नॉर्मल तो जेड डायरेक्शन में ही जाएगा ना, तो इसलिए एल स्क्वायर के कैप। अब अगर आप दूसरे एरिया की, कौन से दूसरे एरिया की, डी ई एफ ए, इस एरिया की बात करते हो, तो इसका वेक्टर कहाँ जाएगा? क्योंकि डी ई एफ ए ये वाई जेड प्लेन में है, तो इसको नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो वो नॉर्मल जाएगा अलोंग एक्स, मतलब अलोंग आई कैप। तो वो आएगा अलोंग आई कैप, अलोंग आई कैप। और ये था आपका के कैप। गुड। तो एरिया वेक्टर ऑफ DE FA is again L square but I cap. ओके, तो टोटल एरिया वेक्टर कितना आएगा दोनों का एडिशन? सो टोटल एरिया वेक्टर इज इक्वल टू L स्क्वायर के कैप प्लस L स्क्वायर I कैप, मतलब L स्क्वायर कॉमन I कैप प्लस के कैप। ये आ गया आपका टोटल एरिया वेक्टर। एक एरिया एक्स वाई प्लेन में था, उसको नॉर्मल जेड डायरेक्शन में है, दूसरा एरिया वाई जेड प्लेन में है, उसको नॉर्मल एक्स डायरेक्शन में है। दैट्स इट। अब फ्लक्स कैसे निकालते हो? टोटल फ्लक्स कैसे निकालोगे? बी बार डॉट ए बार। तो हमारे पास बी बार है, यस, बी बार क्या है हमारे पास? बी जीरो आई कैप प्लस के कैप, और आपके पास एरिया भी है, टोटल एरिया एल स्क्वायर आई कैप प्लस के कैप। तो ये आपको मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा यहाँ से, दिस इज इक्वल टू बी जीरो एल स्क्वायर, ये डॉट प्रोडक्ट था बीच में, तो आई कैप प्लस के कैप डॉट आई कैप प्लस के कैप। तो ये आपको मिल जाएगा बी जीरो एल स्क्वायर आई कैप डॉट आई कैप इज 1, आई कैप डॉट के कैप इज 0, के कैप डॉट आई कैप इज 0, के कैप डॉट के कैप इज 1। मतलब अल्टीमेटली इसमें आप लिखोगे आई कैप डॉट आई कैप प्लस आई कैप डॉट के कैप प्लस के कैप डॉट आई कैप प्लस के कैप डॉट के कैप। So let me make some space. So you will have k cap dot k cap ultimately. So this is equal to v0 L square I cap dot I cap is 1, I cap dot k cap 0, k cap dot I cap 0, k cap dot k cap 1। तो आपको मिल जाएगा 2b0 L square वेबर, 2b0 L square वेबर, ऑप्शन नंबर बी। राइट, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आपको पहले वो जो पॉइंट्स दिए हैं वो पॉइंट्स प्लॉट करके आपको देखना है कि वो एरिया कैसे आ रहा है। फिर इस जो लूप है ए बी सी डी ई एफ ए, तो इस लूप ए बी सी डी ई एफ ए को दो एरियाज में डिवाइड कर दिया, ए बी सी डी और डी ई एफ ए एरिया में डिवाइड कर दिया हमने इसको। ए बी सी डी को नॉर्मल अलॉन्ग जेड मतलब अलॉन्ग के कैप है, डी ई एफ ए को नॉर्मल अलॉन्ग एक्स मतलब अलॉन्ग आई कैप है। तो टोटल एरिया हमको मिल गया एल स्क्वायर आई कैप प्लस के कैप। बी बार तो दिया ही था, तो फ्लक्स आप निकालते हो बी बार डॉट ए बार से, तो आपको डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद यू हैव योर आंसर एज 2b0 L square, which is ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसा क्वेश्चन ही सॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a circular copper disc 10 सेंटीमीटर इन डायमीटर। हमारे पास एक सर्कुलर कॉपर डिस्क है जिसका डायमीटर जो है वो 10 सेंटीमीटर है। ओके, सो 10 सेंटीमीटर इन डायमीटर, तो डायमीटर 10 सेंटीमीटर, रेडियस 5 सेंटीमीटर आएगा। सो दिस इज 10 सेंटीमीटर डायमीटर। ओके, रोटेट्स
at 1800 revolutions per minute, तो n आपको दिया है 1800 rpm revolutions per minute, मतलब यह आ जाएगा आपका 1800 by 60 revolutions per second। तो ये आपका आ गया 30, तो n आपका आ गया 30 rps। गुड। अब it is rotating at 800 rpm about an axis through its center and right angle to the disk, so it is rotating through its center and at right angles to the disk. Okay, so a uniform field of induction of 1 Weber per meter square is perpendicular to the disk, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है इट इज परपेंडिकुलर, मतलब इट इज कमिंग लाइक दिस, इट इज गोइंग इनसाइड और कमिंग आउटसाइड, एक चीज ले सकते हो आप। व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस is developed between the axis of the disk and the rim, मतलब आपको पता है कि एक्सिस कौन सा, तो बेसिकली एक्सिस और रिम के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है ऑलरेडी, मैंने आपको बताया था। डिस्क के केस में ईएमएफ इंड्यूस का फॉर्मूला इट इज डायरेक्टली हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। हमने लास्ट सेशन में सॉरी एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें हमको ईएमएफ इंड्यूस्ड निकालना था फॉर अ डिस्क, वो स्पोक्स का क्वेश्चन था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे याद है इट वाज द क्वेश्चन रिलेटेड टू स्पोक्स। तो मैंने आपको बताया था कि ईएमएफ इंड्यूस्ड इज हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा, ऐसा क्वेश्चन हमने किया है। नाउ डू वी नो बी? यस। डू वी नो एल? एल मतलब यहाँ पे आपका आएगा बेसिकली ओमेगा, तो फाइंड कर लिए, ओमेगा इज 30, ओमेगा यू ऑलरेडी नो। ओके, ओमेगा इज 2 पाई टाइम्स ऑफ एन, मतलब 2 पाई इनटू 30 मतलब 65। तो ओमेगा तो आपके पास है ही। यहाँ जो आप एल लिखते हो दिस इज रेडियस, ये रेडियस आता है डिस्क का, तो एल इज रेडियस ऑफ डिस्क, ये पता होना चाहिए। सो एल इज रेडियस दैट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ओके, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड इज हाफ बी, बी की वैल्यू कितनी है 1 है, एल की वैल्यू मतलब रेडियस की वैल्यू 500 पर माइनस 2 क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया है, उसका स्क्वायर ओमेगा 65। तो यहाँ क्या हो जाएगा 25 इंटू 10 पावर माइनस 4 इंटू 65/2, मतलब 25 इंटू 10 पावर माइनस 4 इंटू 35। इन शॉर्ट 25 इंटू 3 इज 75, 75 इंटू 3 225। ओके, इंटू ये एक जीरो और एक -4 तो -3, तो रफली 225 इंटू 10 पावर -3 वोल्ट, मतलब रफली 0.225 वोल्ट, मतलब 0.23 वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी। मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। हमारे पास एक सर्कुलर प्रॉपर डिस्क है 10 सेंटीमीटर इन डायमीटर व्हिच इज रोटेटिंग एट 800 revolutions per minute about an axis through its center and right angles to the disk, मतलब ऐसा है that it is rotating, ये जो डिस्क है ये डिस्क ऐसा है बेसिकली, और जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है इट इज परपेंडिकुलर टू द डिस्क। ओके, a uniform induction V1 Weber per meter square, it is perpendicular to the disk, so it is perpendicular to the disk, so more or less it is going like this, ऐसा magnetic field है। So what will be the EMF induced between the axle, मतलब axis of the disk and the rim, ऐसा आपको पूछा है। तो half b l square omega ये आपको पता होना चाहिए, and then you can simply solve this particular question. That's it. Next question. A small flat surge coil of area 4 centimeter square with 20 closely wound turns is positioned normal to the field direction and then quickly snatched out of the field region.
ओके, तो ऐसा है कि हमारे पास सबसे पहले दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, ये जो लाइंस है, दिस लाइंस आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। हमारे पास एक सर्च कॉइल है, सर्च कॉइल मतलब कॉइल ही होता है बेसिकली, तो डोंट गो इनटू मच डिटेल्स ऑफ इट। इसलिए बताना चाहिए कि हमारे पास क्लोजली बाउंड सर्च कॉइल है, समथिंग लाइक दिस। उसका एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, तो ऐसा बोला गया है कि इसको हमने ऐसा नॉर्मल रखा है टू द फील्ड, ओके, और उसको फटाफट से बाहर निकाल लिया एंड इट इज क्विकली स्नैच्ड आउट ऑफ द फील्ड रीजन, मतलब फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो टोटल मतलब ईएमएफ इंड्यूस होगा तो करंट फ्लो होगा। तो उन्होंने बोला है टोटल चार्ज फ्लोइंग इन द कॉइल measured by ballistic galvanometer connected to the coil is, तो टोटल चार्ज जो फ्लो हुआ, क्योंकि देखो कॉइल को आपने मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकाल लिया, अगर आपने कॉइल को अगर मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकाल लिया है तो व्हाट हैपेंस इन दैट केस, फ्लक्स चेंजेस, फ्लक्स चेंज मतलब ईएमएफ इंड्यूस होना, मतलब करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा तो चार्ज फ्लो होगा। तो टोटल चार्ज कितना फ्लो हो रहा है, 7.5 मिली कूलम। रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल एंड द गैल्वेनोमीटर इज, टोटल रेजिस्टेंस आपको दिया है 0.8 ओम। टोटल रेजिस्टेंस मतलब कॉइल का और गैल्वेनोमीटर का मिला के, क्योंकि हमने जो करंट मेजर किया वो विद द हेल्प ऑफ गैल्वेनोमीटर मेजर किया था, तो उसका रेजिस्टेंस भी काउंट करना पड़ेगा। द फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट इज, वेरी गुड क्वेश्चन। सो फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट इज, सबसे पहले यू शुड नो करंट इंड्यूस्ड इज ईएमएफ अपॉन आर। क्यों, क्योंकि यू ऑलरेडी नो दिस थिंग, आपको पता है ये EMF induced is E by R, है ना? EMF induced E by R, EMF induced is E by R is I. Current is voltage upon R, EMF upon R. Then what you know is, what is induced EMF? Induced EMF is minus d phi by dt multiplied by n is number of turns divided by R. तो each step is important here. आपको करंट का फॉर्मूला ओम्स लॉ से आता है E by R. E क्या आता है, माइनस एन डी फाई बाई डी टी, लेंस लॉ। तो I मिल गया आपको माइनस एन बाई आर डी फाई बाई डी टी। गुड, ये आपको पता होना चाहिए। इसको मैं लिख सकता हूँ आई डी टी इज इक्वल टू माइनस एन बाई आर डी फाई। ऐसा क्यों कर रहा हूँ आपको आगे समझिएगा क्यों, क्योंकि हमको पता है व्हाट डू वी नो इज करंट इज डी क्यू बाई डी टी, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, therefore charge is I dt, therefore हमको पता है total charge is integration over I dt, correct? Equation number 2, equation number 1. So from 1 and 2, because what you can see is Q is equal to integration I dt, but I क्या है, minus n by r d phi है। तो now माइनस एन बाई आर कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन डी फाई, कहाँ से कहाँ तक, इनिशियल फ्लक्स से लेके फाइनल फ्लक्स तक, इनिशियल फ्लक्स से लेके फाइनल फ्लक्स तक। तो माइनस एन बाई आर डी फाई का इंटीग्रेशन फाई, ये बेसिक है इंटीग्रेशन का, फ्रॉम इनिशियल फ्लक्स टू फाइनल फ्लक्स, मतलब माइनस एन बाई आर फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स, माइनस एन बाई आर फाइनल फ्लक्स तो जीरो, क्योंकि हमने कॉइल को डायरेक्टली बाहर ही निकाल लिया, माइनस इनिशियल फ्लक्स, मतलब आपको मिल जाएगा ओवरऑल, आपको मिलेगा, रिमेंबर हम लोग क्यू के लिए सॉल्व कर रहे हैं, क्यू आपको मिल जाएगा एन बाई आर टाइम्स ऑफ इनिशियल फ्लक्स। एक्सीलेंट। बट इनिशियल फ्लक्स क्या है, इनिशियल फ्लक्स है बी बार डॉट ए बार which is B A cos थीटा, बट थीटा इनिशियली आपको क्लियर कट बोला है कि जो कॉइल है वो मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर है, मतलब कॉइल का एरिया और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो ये B इंटू ए आ जाएगा, तो ये B इंटू ए आ जाएगा, करेक्ट? दिस इज B इंटू ए, therefore we will write
Q इज इक्वल टू एन आर, और ये बी इंटू ए आ गया क्योंकि इनिशियल फ्लक्स इज बी इंटू ए। गुड गुड। हमको फाइंड करने के लिए बोला था बी, तो हमको बी मिल गया। बी क्या मिल गया हमको? क्यू आर अपॉन एन ए। क्यू है 7.5 मिली कूलम 10⁻³ रेजिस्टेंस आपको बोला है टोटल 0.8 ओम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 0.8 ओम, अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्न्स 20 था, एरिया था आपका 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 4 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया तो 10⁻⁻4 आता है। ओके गुड। नाउ टू सॉल्व दिस इज प्रीटी सिंपल। कैसे? तो ये आ गया 7.5 इंटू 8 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन 20 इंटू 4 इज 80, तो 8 इंटू 10⁻⁻, क्या तो 80 इंटू 10⁻⁻4 तो भी चलेगा। कैंसल कैंसल, 1 जार 10 का, तो ये आ गया 0.75 टेस्ला। 0.75 टेस्ला, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। It was a very good and very interesting question. Very very good question. आपको ऐसा बोला है कि हमारे पास एक सर्च कॉइल है। सर्च कॉइल तो कॉइल ही होता है बेसिकली। तो ये जो कॉइल है जिसका एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जिस पर 20 टर्न्स है, ये इनिशियली जो था, दिस कॉइल इनिशियली वाज इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड सच दैट द फील्ड वाज परपेंडिकुलर टू द कॉइल। फिर हमने सडनली इसको बाहर निकाल लिया। सडनली बाहर निकाले मतलब फ्लक्स चेंज हुआ, और फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा तो करंट इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा तो चार्ज फ्लो होगा, तो चार्ज जितना फ्लो होगा वो दिया है 7.5 मिली कूलम। और हमने करंट मेजर किया विद द हेल्प ऑफ बैलास्टिक गैल्वेनोमीटर। तो कॉइल का और गैल्वेनोमीटर का मिला के रेजिस्टेंस है 0.8 ओम। आपको पूछा है कि फील्ड स्ट्रेंथ कितना है मैग्नेट का। हमको पता है I इज इक्वल टू E बाई आर, और E इज माइनस एन डी फाई बाई डी टी बाई आर। तो I आ गया माइनस एन बाई आर डी फाई बाई डी टी, तो डी टी को मैंने शिफ्ट कर दिया लेफ्ट हैंड साइड पे, तो माइनस एन बाई आर डी फाई आ गया। बट I होता है डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू आ गया आपका आई डी टी। डी क्यू स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज, बट टोटल चार्ज अगर निकालना है तो इंटीग्रेट करेंगे, तो दैट्स व्हाट वी हैव डन। हमने तो सिर्फ यहाँ पे डी क्यू को इंटीग्रेट ही किया है टोटल चार्ज के लिए, तो दैट इज इंटीग्रेशन आई डी टी। बट आई डी टी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इज माइनस एन बाई आर डी फाई, सब्स्टिट्यूट कर दिया। लेकिन अभी फ्लक्स डी फाई इज चेंज ऑफ फ्लक्स इनिशियल टू फाइनल फ्लक्स, तो लिमिट्स आ गया इनिशियल फ्लक्स टू फाइनल फ्लक्स। सॉल्व करते गए आपको मिल गया Q इज इक्वल टू एन बाई आर इंटू इनिशियल फ्लक्स। बट इनिशियल फ्लक्स क्या आएगा? B इंटू A इंटू कॉस थीटा, बट इनिशियल एंगल वाज 0 बिटवीन परपेंडिकुलर टू द कॉइल, मतलब एरिया ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो B इंटू A इनिशियल फ्लक्स, तो NBA by R is charge, so field B is QR upon NA, then substitute values and solve, you will get 0.75 Tesla. So this was one of the very good examples जो आपको पता होना चाहिए। This is a really good example, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करते आने चाहिए। Next question, as shown in figure, a metal rod makes contact with a partial circuit and completes the circuit. Okay. The circuit area is perpendicular to the magnetic field with B equal to 0.15 Tesla. If the resistance of the total circuit is 3 ohm, the force needed to move the rod as indicated with a constant speed of 2 meter per second will be equal to. तो ये जो यहाँ पे एक रॉड है, दिस इज एडिशनल रॉड। तो ये इस रॉड की बात कर रहे हैं कि पहले ये रॉड नहीं था, ये रॉड नहीं था तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। अब ये रॉड वहां पे डाल दिया तो सर्किट कंप्लीट हुआ, राइट। और ये जो कॉइल है इसको परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड, एज यू कैन सी मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड। ओके गुड। तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ आपको दिया है 0.15 टेस्ला। आपको बोला है कि रेजिस्टेंस ऑफ टोटल सर्किट इज 3 ओम। इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस 3 ओम है। तो हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड, हमको इस रॉड को मूव करना है विद स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, तो कितना फोर्स लगेगा। तो ये
इफ यू रिमेम्बर लेंज लॉ हमने जब प्रूव किया था E इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी, मैंने तो आपको बताया था कि मॉड ऑफ E ये आता है BLV, और इसीलिए मैं थियोरी पूरा लेता हूँ बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड। तो मॉड ऑफ ए इज BLV। बी कितना है 0.15, एल मतलब ये रॉड का लेंथ, ये रॉड का लेंथ, रॉड का लेंथ दिया हुआ है यहाँ पे 50 सेंटीमीटर, ये डायग्राम में दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। बी कितना है 2। ओके, तो हमारे पास ये वैल्यूज दी हुई है, तो when you multiply this is 100, है ना, और ये 100 और 10 पावर प्लस 2 ये 10 पावर माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ 0.15 बचेगा। तो आपके पास EMF इंड्यूस जो है वो 0.15 वोल्ट है। ओके, हमको पूछा है हाउ मच इज द फोर्स रिक्वायर्ड। गुड, तो मैं ये क्यों कर रहा हूँ, देखो अगर आपको याद होगा तो जैसे ही आप कॉइल को मूव करते हो तो फ्लक्स चेंज होता है, फ्लक्स चेंज होता है मतलब EMF इंड्यूस होता है, EMF इंड्यूस होता है मतलब करंट फ्लो होने लगता है इसमें से, कॉइल में से। और जब करंट फ्लो होता है तो यहाँ पे एक फोर्स लगेगा, यहाँ पे एक फोर्स लगेगा, ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है तो कैंसिल आउट हो जाते हैं। और यहाँ पे एक फोर्स है और इस पे भी एक फोर्स है बेसिकली। तो दिस बिकम्स अ करंट कैरिंग कॉइल इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो करंट कैरिंग कॉइल है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में है, तो इस पे फोर्स लगेगा ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज बिल साइन थीटा। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है, देखो यू ऑलवेज हैव टू कनेक्ट, यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि हो क्या रहा है। जैसे ही हमने उस रॉड को बाहर मूव करना चालू किया, फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज हुआ मतलब EMF इंड्यूस हुआ, EMF इंड्यूस हुआ मतलब करंट इंड्यूस हुआ, करंट इंड्यूस हुआ मतलब this becomes a current carrying coil inside an external magnetic field, मतलब there will be force, और force आपको निकालना है तो force बताना चाहिए BIL sin थीटा। तो B पता है, यस, I पता नहीं है तो I निकालना पड़ेगा। I कैसे निकालते हो, I निकालते हो E/R, इसलिए E फाइंड करना पड़ा। E कितना आया, और R तो दिया है डायग्राम में 30 ओहम लिखा ही है, 3 ओहम लिखा है सॉरी, और बोला भी है 3 ओहम। तो ये आ जाएगा आपका 1.5 इंटू 10 पावर माइनस 1/3, 1 जा एंड 2 जा, तो 0.5 इंटू 10 पावर माइनस 1 मतलब 0.05 एम्पियर का करंट है इसमें। तो आपने पहले करंट निकाल लिया, अब आप बोलोगे फोर्स एक्टिंग इज BIL sin थीटा। B की वैल्यू 0.15, करंट की वैल्यू 0.05, L की वैल्यू 50 सेंटीमीटर, 50 इंटू 10 पावर माइनस 2 मीटर, साइन 90, 90 क्यों, क्योंकि करंट के डायरेक्शन को मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है इसलिए। तो ये आपका आ गया ओवरऑल 15 इंटू 5 इंटू 5, तो क्या है बेसिकली इसके 10 पावर माइनस 2, इसके 10 पावर माइनस 2, 10 पावर माइनस 4, ये 10 पावर माइनस 2, 10 पावर माइनस 6 और ये 10 पावर प्लस 1, 10 पावर माइनस 5, साइन 90 तो 1 है। तो 15 इंटू 5 इंटू 5, या तो आप बोल सकते हो 25 इंटू 15। ओके, तो 25 इंटू 15 आपको पता होना चाहिए 375 आता है। तो 375 इंटू 10 पावर माइनस 5 न्यूटन मतलब 3.75 इंटू 10 पावर माइनस 3 न्यूटन। तो 3.75 इंटू 10 पावर माइनस 3 न्यूटन। तो link is important. The link was very simple. The link was this, as I was telling you. Motion of rod leads to change in EMF. Change in EMF leads to induced EMF. Sorry, motion of rod leads to change in flux. Change in flux leads to induced EMF. Induced EMF leads to induced current. Now the coil becomes a current carrying coil inside external magnetic field. मतलब उस पे एक फोर्स एक्ट होगा which is B into I into L into sin थीटा। L पता है, B पता है, sin थीटा पता है, I नहीं पता, I is E/R, तो E निकालना पड़ेगा which is B as V/R। या तो आप डायरेक्टली ऐसा भी कर सकते थे, एक अल्टरनेट अप्रोच बताता हूँ मैं आपको। अल्टरनेटिवली हाउ कैन यू सॉल्व दिस, तो आप ऐसा भी कर सकते हो
व्हाट यू कैन डू इज आप बोल सकते हो एफ इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा। तो ये आपको आ जाएगा बी आई है मॉड ऑफ ई बाई आर एल साइन थीटा। फिर आप लिख सकते हो दिस इज बी एल बी अगेन, क्योंकि ई जो है वो बी एल बी है बाय आर एंड अगेन एल साइन थीटा। तो आप ऐसा भी कर सकते हो बी स्क्वायर एल स्क्वायर बी बाय आर साइन थीटा, ऐसा भी आएगा। तो एफ इक्वल टू बी स्क्वायर मतलब 0.15 का स्क्वायर, क्योंकि बी की वैल्यू 0.15 थी, 15 मतलब पॉइंट मतलब 15 टू 10 पर -2 का स्क्वायर। लेंथ था 50 सेंटीमीटर, लेंथ था 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर मतलब 15 टू 10 पावर -2 मीटर का स्क्वायर। बी जो था आपके पास 2 था, अपॉन आर की वैल्यू जो थी वो 3 थी, साइन 90 तो 1 आएगा। तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस वैल्यूज आर करेक्ट हो हियर। 15 स्क्वायर 225 इंटू 10 पावर -4, और ये आ गया आपका 25 इंटू 10 पावर -2 इंटू 2 बाई 3। तो अल्टीमेटली आप इसको सॉल्व करो तो भी आपको आंसर मिलने वाला है। तो इट इज 1 75 सा, तो 75 इंटू 2 150 इंटू 25 इज अगेन 375, 375 इंटू 10 पावर, मतलब ये आ जाएगा आपका ऐसा, तो 3.75 इंटू 10 पावर -3 न्यूटन। तो ऐसा भी कर सकते हो कि पहले फॉर्मूला ही बना लो, लास्ट में वैल्यू डालो, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया, पहले ई निकाला, फिर आई निकाला, फिर एफ निकाला, तो इट टेक लिटिल मोर टाइम। सो दैट इज द अदर वे ऑफ डूइंग इट कि आप पहले फॉर्मूला ही बना लो एंड देन सब्स्टिट्यूट वैल्यूज, तो ऐसा भी चलता है। Okay, so this is also fine. If you want to do this way, it's also okay. So this marks the end of first set. Set 1 खत्म. We'll start with set 2. With transformer के क्वेश्चन हमारे बाकी रह गए, तो वो set 2 में डाल दिए मैंने. So in a transformer, 220 AC voltage is increased to 2200 volts. Okay, so sorry for this. So let's move to next page again. Yeah. So in a transformer, 220 AC voltage is increased to 2200 volts. मतलब 220 का directly 2200 volts. If the number of turns in the secondary are 2000, then the number of turns in the primary will be. Easy question है. आपको number of turns in secondary दिया है 2000. आपको number of turns in the primary पूछा है. आपको ये भी बताया है what is the primary voltage 220. इसको आप ईपी से भी नोट कर सकते हो, वीपी से भी नोट कर सकते हो। सेकेंडरी का वोल्टेज भी आपको बताया है 2200। अगर आपको ट्रांसफार्मर इक्वेशन याद होगा, इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर अगर आपको याद होगा, तो वो था आपके पास ES अपॉन EP इक्वल टू NS अपॉन NP। दिस वाज ट्रांसफार्मर इक्वेशन। हमको पूछा है व्हाट इज NP, तो NP इज इक्वल टू EP by ES into NS। तो EP मतलब VP मतलब 220 और ES मतलब VS equal to 2200। Number of turns in secondary is 2000। So this is simple, very simple। Ones and tens, ones and 200। तो 200 टर्न्स आएंगे आपके प्राइमरी में, और ये एक्चुअली इतना भी करने की जरूरत नहीं थी। इट वाज वेरी सिंपल थिंग। मतलब आप सिर्फ इतना ही बोल देते हैं कि ए इज प्रोपोर्शनल टू एन, बात खत्म। ईएमएफ इंड्यूस्ड या फिर वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स। तो अगर वोल्टेज 10 टाइम्स हो रहा है, तो नंबर ऑफ टर्न्स में भी डिफरेंस जो है 10 टाइम्स का रहेगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन।
Next question. The primary winding of a transformer has 100 turns. तो प्राइमरी वाइंडिंग में 100 टर्न्स है, सेकेंडरी वाइंडिंग में 200 टर्न्स है. The primary is connected to an AC supply of 120 volt, मतलब primary voltage is 120 volt and the current flowing through primary is 10 ampere. The voltage and current in the secondary are easy question है वापस से ट्रांसफार्मर रेशो. नंबर ऑफ टर्न्स जैसे मैं बोलता हूँ Vs by Vp equal to Ns by Np equal to Ip by Is. ओके, तो वोल्टेज और नंबर ऑफ टर्न्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन वोल्टेज और करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. तो हम क्या करेंगे, हम एक बार ये साइड यूज करेंगे. क्योंकि क्या क्या फाइंड करना है आपको, वोल्टेज एंड करंट इन सेकेंडरी, मतलब आपको सेकेंडरी का वोल्टेज और सेकेंडरी का करंट फाइंड करना है. और एक बार हम ये यूज करेंगे तो once we will use Vs by Vp, that is equal to Ns by Np. Okay, so from here we will get Vs is equal to Ns by Np into Vp. So Ns is 200, Np is 100, Vp आपको दिया है 120, तो आ गया 240 वोल्ट. ओके, और सिमिलरली आप यहाँ से बोलोगे Ns by Np equal to Ip by Is. आपको सेकेंडरी मतलब Is फाइंड करना है, तो Np by Ns into Ip आएगा. तो Np इज प्राइमरी में आपको 100 दिया हुआ है अपॉन 200 है. ओके, इनटू Ip आपको प्राइमरी का करंट आपको दिया है 10 एम्पियर का, तो हो गया ये. इट इज सिंपल थिंग. तो ये आ जाएगा 5 एम्पियर. तो 5 एम्पियर और 240 वोल्ट्स, ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. A step down transformer is connected to 2400 volts line and 80 amperes of current is found to flow in output load. Okay, तो इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है. स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो है वो 2400 वोल्ट लाइन कनेक्टेड है, 80 एम्पियर करंट इज फाउंड टू फ्लो इन आउटपुट लोड. आउटपुट पे आपको मतलब सेकेंडरी पे आपको करंट मिल रहा है 80 एम्पियर का. द रेशियो ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी and secondary is the number of primary to that of number of secondary is 20:1, right? 20:1 है. यहाँ पे number of turns in primary are more compared to secondary. तो ये step down होगा ना. step down कब होता है, जब secondary में turns कम होते हैं. तो वही है यहाँ पे. If the transformer efficiency is 100%, then the current in the primary coil is, तो सेकेंडरी का आपको करंट दिया है 80 एम्पियर का, और आपको ये बताया है कि प्राइमरी वोल्टेज कितना दिया है 2400 वोल्ट का. आपको क्या पूछा है, व्हाट इज करंट इन द प्राइमरी, और आपको क्या दिया है कि इफिशियंसी बताया है. इफिशियंसी आपको बोला है 100% है, मतलब इफिशियंसी की वैल्यू 1 है. बाय द वे इफिशियंसी आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला. इफिशियंसी आप फिजिक्स में चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हो, चाहे आप थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे हो, तो इफिशियंसी का बेसिक मतलब ये होता है आउटपुट पावर टू दैट ऑफ इनपुट पावर. तो आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, और इफिशियंसी की वैल्यू कभी भी 1 से ऊपर होती नहीं है. इसका लिटरल मीनिंग ये होता है कि मैंने इनपुट में कितना पावर दिया और मुझे आउटपुट में कितना पावर मिला. तो इन लिटरल सेंस इट मींस हाउ मच इज द आउटपुट फॉर अ गिवन इनपुट. मैंने इनपुट पावर 10 वैट का दिया, तो आउटपुट कितना मिला. आउटपुट 9 मिला, 8 मिला है, 7 मिला है, 10 मिला है. ऐसा तो हो नहीं सकता ना, हमने इनपुट 10 वैट दिया और आउटपुट में हमको 20 वैट मिला, ऐसा तो होता ही नहीं है. तो इफिशियंसी की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है. अब फॉर eta इक्वल टू 1
अभी क्वेश्चन में बोला है 100% इफिशियंसी है, वैसे 100% इफिशिएंट डिवाइसेस एग्जिस्ट नहीं करते, दोस आर आइडियल डिवाइसेस। तो आइडियल केस में ही इफिशियंसी वन होता है। तो फॉर एटा इक्वल टू 1 यू विल हैव इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर, क्योंकि एटा की वैल्यू 1 डाल दी तो इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर आ गया आपका। और इनपुट पावर आपको पता है वीपीआईपी, और आउटपुट पावर आपको पता है वीएसआईएस। ओके, हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है करंट इन द प्राइमरी। तो आईपी आ गया आपके पास वीएस बाई वीपी इंटू आईएस, लेकिन वीएस वीपी की इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है इसकी। बट व्हाट वी नो इज फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर से हमको ये तो पता है, हमको पता है क्या कि Vs अपॉन Vp इज इक्वल टू Ns अपॉन Np। ओके, therefore Ip will be Vs by Vp will be Ns by Np into Is. Ns by Np is 1 by 20. If you look here, अगर यहाँ देखोगे आप तो Ns by Np is 1 by 20, तो ये आपको मिल गया 1 by 20 इंटू 80, मतलब ये आ गया 4 एम्पियर का करंट। तो 4 एम्पियर का करंट मतलब ऑप्शन नंबर, तो सॉरी सी आना चाहिए, 4 एम्पियर का करंट ऑप्शन नंबर सी है आपके पास। ओके, तो टेक अवे पॉइंट्स क्या क्या पता होना चाहिए, इफिशिएंसी क्या होता है ये पता होना चाहिए, और इफिशिएंसी वन का मतलब क्या होता है ये पता होना चाहिए, दैट इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर है, दैट इज इफिशिएंसी वन। ओके, देन उसके बाद ट्रांसफॉर्मर इक्वेशन पता होना चाहिए, एंड दैट्स इट, दैट्स ऑल यू नीड टू नो। नेक्स्ट क्वेश्चन, a transformer is employed to reduce 220 वोल्ट to 11 वोल्ट, मतलब प्राइमरी जो है वो 220 वोल्ट है और सेकेंडरी जो है वो 11 वोल्ट है। The primary draws a current of 5 ampere whereas secondary draws a current of 90 ampere. The efficiency of transformer is, efficiency is output power upon input power। अभी अभी बताया मैंने, आउटपुट पावर इज वी एस आई एस, इनपुट इज वी पी आई पी। तो हमारे पास ये वैल्यूज है, वी एस इज 11, आई एस इज 90, वी पी इज 220 एंड दिस इज 5, 1 जा 20 जा, तो हो गया ये 90 बाई 100। 90 बाई 100 मतलब 9 बाई 10 मतलब 0.9, 90% इफिशिएंसी मतलब बेसिकली। सो 90% इफिशिएंसी है ऑप्शन नंबर डी। So as you see, questions related to efficiency are very simple, but sometimes only because you don't know formula तो हम सॉल्व नहीं कर पाते, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर द टर्न रेशियो इज, तो सबसे पहले टर्न रेशियो पता होना चाहिए, नंबर ऑफ टर्न्स। और स्टेप अप है, देखो स्टेप अप बोल दिया, इसका मतलब प्राइमरी में कम टर्न्स है कंपेयर टू सेकेंडरी, मतलब एनपी बाय एनएस का रेशियो दिया है, क्योंकि मैं एनपी इक्वल टू एनएस बाय 10, दिस इज स्टेप अप। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का मतलब ये हो गया कि सेकेंडरी में टर्न्स ज्यादा है कंपेयर टू प्राइमरी, तो ये रेशियो समझना जरूरी है। एनपी बाय एनएस 1/10, एनपी बाय एनएस 1/10 मतलब सेकेंडरी में टर्न्स ज्यादा है, इसलिए स्टेप अप है वो। Resistance of 200 ohm is connected across secondary is drawing a current of 0.5 ampere. What is the primary voltage and current? मतलब ऐसा सिनेरियो है, आपके पास ट्रांसफार्मर में प्राइमरी कॉइल है, ओके, और उसके बाद सेकेंडरी जो है आपके पास, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज़्यादा है बेसिकली, और देन यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आपने लगाया है ऑफ 200 ओम,
200 ओम का रेजिस्टेंस है, ये जो 200 ओम का रेजिस्टेंस है ये एक 0.5 एम्पियर का करंट ड्रॉ कर रहा है, मतलब सेकेंडरी करंट आपको बता दिया है इन्होंने। तो व्हाट इज प्राइमरी वोल्टेज एंड करंट? तो दिस क्वेश्चन इज अगेन वेरी सिंपल। कैसे? हाउ? देखो, द आइडिया इज, आपको पता होना चाहिए कि सेकेंडरी वोल्टेज कैसे निकालोगे। हाउ डू यू फाइंड आउट वोल्टेज? आई इंटू आर। तो आई एस इंटू आर, क्योंकि रेजिस्टेंस आर कहाँ कनेक्ट किया है? सेकेंडरी को। तो जब मैं सेकेंडरी करंट को रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे सेकेंडरी वोल्टेज मिलेगा। मतलब 0.5 इंटू रेजिस्टेंस 200, मतलब 100 वोल्ट का सेकेंडरी वोल्टेज है। गुड गुड। तो अब प्राइमरी वोल्टेज कैसे निकालोगे फिर? ट्रांसफार्मर इक्वेशन, NP by NS equal to VP by VS। तो VP is equal to NP by NS into VS। NP by NS तो 1/10 है, VS 100 है, तो ये आ गया 10 वोल्ट आपका। तो VP आपको मिल गया 10 वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी। क्यों? क्योंकि अब बाकी जगह पे 25, 20 और 50 वोल्ट दिया है। तो अभी करंट आप खुद फाइंड कर लोगे, क्योंकि दिस इज इक्वल टू अगेन IS by IP, तो वो आप खुद कर सकते हो। तो आई एम कीपिंग दैट एज, ओके ठीक है, NP by NS इक्वल टू IS by IP। तो यहाँ से मिलेगा IP इज इक्वल टू NS by NP into IS। दिस इज 10 एंड IS इज 0.5, मतलब 5 एम्पियर का करंट आ गया। ऑप्शन नंबर बी। सिंपल सिंपल क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। In a region of uniform magnetic induction B, 10 power minus 2 Tesla, a circular coil of radius 30 centimeter, मतलब 3 into 10 power minus 1 meter, and resistance, अच्छा ये रेजिस्टेंस को मैं पाई स्क्वायर ओम है, तो रेजिस्टेंस को कैपिटल यूज करता हूँ और रेडियस को स्मॉल यूज करता हूँ। तो यू हैव a circular coil of radius 30 centimeter, resistance pi square ohm, and it is rotated about an axis which is perpendicular to the direction of B, and which forms a diameter of the coil। ठीक है, if the coil rotates at 200 rpm, तो आपको n की वैल्यू दी है 200 rpm, which is 200 by 60 rps, which is 10 by 3 rps, मतलब ओमेगा आपको मिल जाएगा 2 पाई n, मतलब 2 पाई इंटू 10 by 3, मतलब 25 by 3। The amplitude of alternating current induced in the coil is देखो, अगर आपको याद होगा कि आप AC जनरेट कैसे करते हो, कैसे AC जनरेट किया था, हमने एक कॉइल लिया था एक मैग्नेटिक फील्ड में और उस कॉइल को हमने रोटेट किया था। तो उस केस में आपके पास आया था पीक वैल्यू ऑफ E0 एज NBA ओमेगा। हमको करंट का एम्पलीट्यूड, मतलब हमको इंड्यूस करंट का पीक वैल्यू I0 पूछा है। अगर आपको याद है तो I0 होता है E0 by R, याद होना चाहिए। मतलब ये है आपके पास NBA ओमेगा R। ओके, नाउ इन दिस केस हमारे पास सारे वैल्यूज है। n नंबर ऑफ टर्न्स के बारे में कुछ बोला है क्या? नहीं, तो मतलब एक ही टर्न है। b कितना बोला है? 10 पावर माइनस 2 टेस्ला। गुड। एरिया ऑफ द कॉइल इज पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ द कॉइल इज पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू रेडियस स्क्वायर
3 इंटू 10⁻⁻1 का स्क्वायर इंटू ओमेगा। ओमेगा आपने 20π/3 लिखा है और रेजिस्टेंस क्या है, वो है पाई स्क्वायर। ये पाई, एक पाई, ये पाई कैंसिल हो गया। आपके पास आया 10⁻⁻2 इंटू 9 इंटू 10⁻⁻2 है ना, इंटू 20/3 इंटू 20/3, 3 1 जा 3 3 जा, तो 60 इंटू 10⁻⁻4 मतलब 6 इंटू 10⁻⁻3 मतलब 6 मिली एम्पियर करंट। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि जब हमने एसी जनरेटर का थ्योरी देखा था, थ्योरी मैं बार बार बोलता हूँ कि इसलिए थ्योरी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये इक्वेशंस आपको तभी याद आएंगे जब आपको थ्योरी पता है। एसी जनरेटर जब आप सीख रहे थे, एसी जनरेट कैसे किया था, हमने एक कॉइल लिया था, उसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट किया था, तो एसी सिग्नल जनरेट हुआ था जिसका पीक वैल्यू, मैं पीक वैल्यू क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि एसी सिग्नल कैसा होता है, मिनिमम मैक्सिमम, तो पीक वैल्यू की बात चल रही है। पीक वैल्यू मतलब E0 का हमारे पास इक्वेशन आता है NBA ओमेगा, where n is number of turns, B is magnetic field, A is area of the coil, omega is rotational frequency. तो I0 peak value of current is E0 by R. So you just have to substitute values over here and solve. That's it. 6 milliampere आपको मिल जाएगा, 6 milliampere का आपके पास करंट है। That's it. Okay. Next question. A transformer with efficiency 80%, eta 80%, मतलब 80/100 मतलब 0.8, works at 4 kilowatt and 100 volt. ओके, तो आपको इनपुट पावर दिया है, वर्क्स एट मतलब जब सप्लाई दोगे तो वर्क करेगा ना, सप्लाई मतलब इनपुट दोगे तो। सो इनपुट पावर आपको दिया हुआ है 4 किलोवाट का। ओके, मतलब 4 × 10⁻³ वाट का, और 100 वोल्ट पे वर्क करता है, मतलब इनपुट वोल्टेज दिया है, वीपी दिया है आपको, प्राइमरी वोल्टेज 100 वोल्ट। इफ द सेकेंडरी वोल्टेज वीएस इज 200 वोल्ट, and then the primary and secondary currents are। बहुत इजी और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वेरी सिंपल। तो we know efficiency is output power to that of input power, output power upon input power, ये होता है efficiency। So 80/100 output power is VSIS, this is VPIP। ओके, तो VPIP मतलब इनपुट पावर आपको ऑलरेडी देखे रखा है, 4 किलोवाट है। ओके, तो 80/100 is of course 8/10 which is 4/5। VS is 200, IS फाइंड करना है, VPIP is 4 किलोवाट। ओके, तो ये आपका हो गया 1 and 50 है ना, ये ऐसा आ गया आपके पास। तो आपको IS मिल जाएगा, IS आपको मिल जाएगा यहाँ से 4 × 10⁻³ अपॉन 5 × 50। तो इजी है, 4 × 10⁻³ मतलब 10 × 100 अपॉन 5 × 50, 1 जा 2 जा 1 जा 2 जा, 4 × 2 × 2 16 एम्पियर, सेकेंडरी करंट 16 एम्पियर है। प्राइमरी करंट कैसे निकालोगे, इनपुट पावर से। इनपुट पावर क्या होता है, VPIP, ये 4 किलोवाट बोला ही है, और IP कितना आया फिर 4 किलोवाट अपॉन VP कितना बोला है 100, तो 4 × 10⁻³ अपॉन 100, तो इसको सॉल्व करोगे और आपको मिल जाएगा। ओके,
तो ये 40 एम्पियर आएगा। इनपुट करंट इज 40 एम्पियर, मतलब प्राइमरी करंट, एंड आउटपुट करंट इज 16 एम्पियर, ऑप्शन नंबर ए। तो इतना सिंपल सा तो क्वेश्चन था, देयर वाज नथिंग इन दिस। ओके, तो सिर्फ इफिशिएंसी का फॉर्मूला, और ये वर्क्स एट मतलब जब मैं इनपुट में 4 किलोवाट दूंगा तो चलेगा, मतलब वर्क्स एट 4 किलो, मतलब इनपुट पावर आपको बताया है, इनपुट पावर बताया है, तो वीपी आईपी बताया है, ये पता होना चाहिए। दैट्स इट, खत्म। ओके, सो we are going to stop at this question, and more questions will come in the next session.